स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कतार के पास वो 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स है जिन पर उन्होंने 20,000 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा पैसा खर्च किया है। परेशानी ये है कि कतार के पास कोई वर्ल्ड क्लास फुटबॉल टीम तो नहीं है और बाकी खेलों में भी वो इतने आगे नहीं है, जिस वजह से ये स्टेडियम्स अब किसी काम के नहीं है। इसलिए लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि कतार अब इन स्टेडियम्स का आखिर क्या करने वाला है। क्या ये सारे पैसे अब डूबने वाले हैं या उनके पास इसका कोई सलूशन है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब इसी वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे, तो बस बने रहिए अंत तक मेरे साथ। कतार की प्रॉब्लम बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। अगर हम पिछले फीफा वर्ल्ड कप की तरफ नज़र डालें तो ये रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में हुए थे और इनके सामने भी कम मुश्किलें नहीं आई थी। अगर हम रशिया के केस में ही देखें, उन्होंने 20,000 तो नहीं पर 1.6 करोड़ डॉलर्स का खर्च अपने स्टेडियम्स पर किया था, जिसके बाद उन्होंने स्टेडियम्स को अपने डोमेस्टिक फुटबॉल टीम्स को रेंट पर देना शुरू कर दिया ताकि इससे स्टेडियम्स की मेंटेनेंस का खर्च निकलता रहे। लेकिन रशिया की टीम भी स्टेडियम को भरने में पूरी तरह फेल हो गई थी। ये टीम ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 स्पेक्टेटर्स को ही स्टेडियम्स तक ला पाती है, जो कि स्टेडियम की कैपेसिटी का सिर्फ 15% ही था। इसके बाद हम रशिया के कालिनिनग्राड स्टेडियम की बात करें तो इसमें पानी और कीचड़ के कारण इतना नुकसान हो गया था कि इसकी मेंटेनेंस में जितना खर्च आया उतना पैसा ये स्टेडियम अगले कई दशकों तक रिकवर नहीं कर सकता है और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो भूल ही जाइए। कुछ लोगों ने तो उस वक्त ये भी कहा था कि इसे यूं ही छोड़ दिया जाए, लेकिन हाँ, रशिया ने अपने कजान अरीना स्टेडियम को ट्रांसफॉर्म किया था। उन्होंने इसे फुटबॉल स्टेडियम के साथ साथ एक मल्टीपर्पस वेन्यू में बदल दिया है, जहां फुटबॉल मैचेस के साथ साथ कॉन्सर्ट्स, कार शोज और फैशन इवेंट्स भी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्टेडियम की जगह पर कई सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स और कुछ होटल्स भी खोल दिए हैं। ब्राज़ील के साथ भी यही कहानी थी। एक फुटबॉल कल्चर होने के बावजूद भी वहाँ के लोग इन स्टेडियम्स को भरने में असमर्थ रहे और आज वहाँ के भी फुटबॉल स्टेडियम्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और टैक्स पेयर्स पर एक बोझ बने बैठे हैं। ब्राज़ील वो देश है जहाँ पर अभी भी 25% लोग काफ़ी ज़्यादा गरीबी में रहते हैं और ऐसे में इन स्टेडियम्स पर पैसा खर्च करना काफ़ी इलॉजिकल है। वहाँ के एस्टाडियो नेशनल स्टेडियम को तो उन्होंने एक बस शेल्टर में कन्वर्ट कर दिया और एरिना दास दूनस स्टेडियम अब शादियों और बच्चों की पार्टियां होस्ट करके अपनी कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इस स्टेडियम में आज तक केवल 4 वर्ल्ड कप मैचेस ही होस्ट किए गए हैं और इन 4 मैचेस की कॉस्ट आज तक वो भर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के डर्बन शहर में जो मोसेस माबिदा स्टेडियम बनाया गया था वो रशिया और ब्राज़ील के स्टेडियम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में है, क्योंकि वहाँ पर अब म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के साथ साथ विजिटर्स स्काई कार राइड करने और बंजी जंपिंग के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन इस 65,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम ने भी आज तक एक बार भी प्रॉफिट नहीं कमाया है और लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इसे गिरा दिया जाए। अब आते हैं कतार पर। कतार को ये स्टेडियम्स बनाने से पहले ही पता था कि उनकी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि इन स्टेडियम्स की कैपेसिटी 4.2 लाख लोगों की है, जबकि कतार की पॉपुलेशन में सिर्फ 4 लाख ही कतारी सिटीजन्स है और बाकी सभी लोग वो है जो काम के सिलसिले में वहाँ है। जब रशिया और ब्राज़ील की बड़ी पॉपुलेशन अपने स्टेडियम्स नहीं भर पाई तो कतार के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और जिस तरह से ये वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था, ऐसा लगता नहीं है फीफा यहाँ दोबारा वर्ल्ड कप करवाना भी चाहेगा। लेकिन कतार ने पहले से ही इन स्टेडियम्स के लिए प्लान बनाकर रखा हुआ था। कतार अब इन्हें फुटबॉल फैन से भरने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इन्हें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में ही लगा हुआ है। उनके 2 बड़े स्टेडियम्स लुसेल और अल बैत है। लुसेल स्टेडियम की ज्यादातर सीटों को अब वहां से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर यहाँ शॉप्स, कैफेज और एक स्कूल के साथ साथ एक हेल्थ क्लिनिक खोलने का प्लान बनाया गया है। इसके साथ साथ हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स देखने को मिल सकती है। अगर अल बैत स्टेडियम की बात करें तो वहाँ पर भी प्लान्स कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर अब कतार 5 स्टार होटल के साथ साथ एक शॉपिंग मॉल और एक हॉस्पिटल भी खोलने वाला है। दोनों भी स्टेडियम्स की मेन पिच को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अब यहाँ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने की बजाय यहाँ पर अब वो कम्युनिटी इवेंट्स को होस्ट करेंगे। इसके बाद आते हैं अहमद बिन अली स्टेडियम, अल जानूब और अल थुमामा स्टेडियम। इन तीनों ही स्टेडियम्स को फुटबॉल स्टेडियम की तरह ही बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इनकी कैपेसिटी को कम कर दिया जाएगा। 45,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम को 20,000 की कैपेसिटी वाला बनाया जाएगा और इनमें लगी सभी टेम्पररी सीट्स को उखाड़कर इन्हें दूसरे देशों के स्टेडियम्स को डोनेट कर दिया जाएगा। रशिया ने भी अपने एकातेरिनबर्ग सेंट्रल स्टेडियम के साथ
कुछ इसी तरह ही किया था, लेकिन अभी भी ये स्टेडियम्स काफी अंडर यूटिलाइज्ड ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ की जो कतारी फुटबॉल लीग है वहाँ पर कभी भी 20,000 स्पेक्टेटर्स नहीं आने वाले। इनकी लीग्स में जनरली 500 से 800 तक की ऑडियंस ही ऑब्जर्व की जाती है। लेकिन अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग स्टेडियम की तरफ, और वो है स्टेडियम 974। ये स्टेडियम स्पोर्ट्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी स्टेडियम है, और अब माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे स्टेडियम्स हमें दुनिया में और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। जिसका कारण ये है कि इस स्टेडियम को रिसाइकल शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है। इसे कभी भी डिसमेंटल किया जा सकता है, यानी कि एक तरह का मूविंग स्टेडियम जिसे आप टेंट की तरह एक जगह पर सेट कर सकते हैं, फिर इसे डिसमेंटल करके अगले दिन कहीं और ले जा सकते हैं। 5 दिसंबर को ब्राजील और साउथ कोरिया के मैच के बाद ही इस स्टेडियम के डिसमेंटलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई थी, और अब खबर यह है कि इसके सारे पार्ट्स को अब उरुग्वे भेज दिया जाएगा, जहां पर 2030 का वर्ल्ड कप होने वाला है। जिस तरह आपने देखा ही है, कोई भी देश फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाया है। ऐसे में इस तरह के स्टेडियम्स सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि सभी तरह के स्पोर्ट्स को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, जिससे अब वो देश भी मेजर वर्ल्ड इवेंट्स होस्ट कर पाएंगे जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सा पैसा नहीं खर्च कर सकते। अब ये मुमकिन है कि आने वाले 20 से 25 सालों में आप इसी तरह के कई और स्टेडियम्स दुनिया भर में देखें। खैर, कतार ने अपने बाकी स्टेडियम्स के लिए भी यूज केस ढूंढ लिया है। जिस तरह से ब्राजील ने अपने स्टेडियम का इस्तेमाल 2016 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए किया था, उसी तरह कतार का भी ये प्लान है कि 2024 में होने वाले एशियन कप में वो इन्हें इस्तेमाल करे। एशियन कप भी एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट ही है जिसमें एशिया ओशनिया की टीम पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा आपको इन स्टेडियम्स का यूज 2030 की एशियन गेम्स में होता हुआ दिखाई देगा, जो कि कतार ही होस्ट करने वाला है। इसी तरह से वो दुनिया के कई और इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करने की तैयारी में है, ताकि ये स्टेडियम्स वेस्ट ना हो जाए। कतार ने अभी से 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए भी हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए हैं, पर कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा। एक तरफ तो कतार को लग रहा है कि वो ये बाजी मार लेंगे, लेकिन वही अगर आप फीफा वर्ल्ड कप को देखें तो पहले इसमें रिश्वत और भ्रष्टाचार की खबरें आई थी। 30 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया था। फिर बडवाइजर वाली कंट्रोवर्सी हुई, जहां कतार ने अपने स्टेडियम्स में अल्कोहल सर्व करने पर बैन लगा दिया, और आखिर में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर जो कतार का स्टैंड है वो भी पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए अगर अब ओलंपिक एसोसिएशन उन्हें ये होस्टिंग राइट्स देना चाहेगा तो उन्हें काफी सारे बैकलैश का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में कतार ने इस डिबेट को अब जिंदा कर दिया है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह से पैसा खर्च करना किसी भी देश के लिए सस्टेनेबल है? अगर फिर से ब्राजील पर वापस जाए तो ब्राजील के कई इंटरनेशनल स्टेडियम्स ऐसे हैं जिसके आसपास रहने वाले लोगों के पास एक ढंग का अच्छा स्कूल तक नहीं है, लेकिन उनके ही आसपास एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम खड़ा है जो आज के स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कल्चर और उसके विरोधाभासों की एक तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले सालों में स्पोर्टिंग इवेंट्स का क्या हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।